दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार सरकार सूबे के तमाम जिलों में बेहतर विकास के दावे करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने हर सियासी मंच से इस बात का दंभ भरते हैं कि एनडीए की सरकार आने के बाद बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पश्चिम चंपारण के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दोन इलाके के दो गांव आज भी विकास के पैमाने से कोसों दूर हैं। इन गांवों में आज भी न सड़क है, न बिजली, न पीने के पानी की बेहतर सुविधा और न ही मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान ग्रामीणों ने अब सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुहार लगाई है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके इलाके में सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल की जाएं। इसी मांग को लेकर पटना के विभिन्न चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री से विनती की गई है कि कृपया अपने आशीर्वाद से दोनवासियों को मूलभूत सुविधा दें। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया लगातार जारी है। अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा पात्र निवेशकों को चरणों में राशि लौटाई जा रही है। शुरुआती चरणों में जहां छोटे निवेशकों को 10,000 रुपए तक की पहली किस्त मिल रही थी, वहीं अब रीसबमिशन प्रक्रिया के तहत 10 लाख रुपए तक के दावों के लिए क्लेम स्वीकार किए जा रहे हैं। लाखों निवेशकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जा रहे हैं। जिन निवेशकों के दस्तावेज और डेटा पूरी तरह सही पाए जा रहे हैं, उन्हें तय समय सीमा के भीतर भुगतान मिल रहा है। निवेशकों से अपील है कि वे फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें और अपडेट के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। पटना बिहार में शहरी गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य के 45 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 233.05 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस राशि का उपयोग उन गरीब परिवारों के आवास निर्माण के लिए किया जाएगा जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है। सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों में आवासहीनों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। संबंधित निकायों को पारदर्शिता के साथ जल्द निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि और सिंचाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक के नए विकास कार्यों को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर खेत को पानी पहुंचाना, जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना और सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस वित्तीय आवंटन से खासकर सूखा प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर सुधारने, नई नहरों के निर्माण और चेक डैम जैसी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा। इस कदम से क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और उनकी कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 150.96 करोड़ रुपए और किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53.71 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इन योजनाओं के तहत नए जलमीनार, पाइपलाइन नेटवर्क और आधुनिक संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। इस कदम से दोनों शहरों के हजारों परिवारों को उनके घरों में स्वच्छ, सुरक्षित और नियमित पेयजल की सुविधा सुलभ होगी। राज्य मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए बिहार खेल नीति 2026 को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पंचायत से लेकर जिला स्तर तक खेल प्रतिभाओं को तराशा जाएगा तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कृषि और उद्योग को गति देने के लिए गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को भी मंजूरी मिली है। इस निर्णय के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने, गोपालगंज के सासामुसा मिल के बकाये का भुगतान करने और मुजफ्फरपुर की मोतीपुर मिल की जमीन पर नए औद्योगिक परिसर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग अब नतीजों की दहलीज पर खड़ी है। 3 अगस्त को मतगणना के साथ यह साफ हो जाएगा कि राजधानी की इस हाई प्रोफाइल सीट पर परंपरा कायम रहेगी या सियासी इंकलाब होगा। इस बीच सामने आए अलग एग्जिट पोल ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अधिकांश सर्वे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि भाजपा को कड़ी चुनौती मिलती नजर आ रही है।
हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान है, अंतिम फैसला मतगणना के आधिकारिक नतीजे ही करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के सिलसिले में रविवार को पटना पहुंचे। बिहार की धरती पर पहुंचते ही उन्होंने फिल्म को लेकर उत्साह जाहिर किया और कहा कि प्रमोशन अभियान की शुरुआत उन्होंने खास तौर पर बिहार से करने का फैसला किया है। मीडिया से बातचीत में सनी देओल ने कहा, मैं बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए पटना आया हूं। हम इस फिल्म के प्रचार के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि इसकी शुरुआत बिहार से की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार से उनका विशेष जुड़ाव रहा है और यहां के दर्शकों का प्यार हमेशा उन्हें मिलता रहा है। इसी वजह से फिल्म के प्रमोशनल टूर की पहली कड़ी के रूप में पटना को चुना गया। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नए राशन कार्ड बनवाने और छूटे हुए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। पोर्टल की धीमी रफ्तार की समस्या को दूर करने के लिए इस बार स्मार्ट पीडीएस और जन परिचय पोर्टल के जरिए डिजिटल आवेदन की व्यवस्था की गई है, जिससे पात्र लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है। वहीं प्राथमिकता प्राप्त गृहस्थ श्रेणी के कार्डधारियों को प्रति यूनिट प्रति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, गेहूं व चावल सरकार द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद 3-4 शिक्षक भर्ती के चौथे चरण को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम अपडेट दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने घोषणा की है कि TR-4 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को भेज दी गई है। अब आयोग से जल्द परीक्षा का शेड्यूल जारी करने का अनुरोध किया गया है। इस बयान के बाद भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। बांकीपुर उपचुनाव के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, कई स्थानीय लोगों को बाहरी बताकर हिरासत में लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे मामले के सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं और जल्द ही दिल्ली जाकर भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों को घर में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना और हर घर को सुरक्षित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है। जिन गरीब और पात्र परिवारों के पास शौचालय नहीं है, वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद यह सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी की जीत 100% तय है और इस परिणाम को लेकर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। उनका कहना था कि जनता का भरोसा एनडीए के साथ है और उपचुनाव में गठबंधन ऐतिहासिक बढ़त के साथ जीत दर्ज करेगा। संजय झा ने कहा कि बांकीपुर की जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में एक तरफा होगा और विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। भोजपुरी भाषा को संवैधानिक पहचान दिलाने और बिहार में भोजपुरी फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आरा पहुंचे चर्चित भोजपुरी अभिनेता अवधेश मिश्रा ने बेबाक अंदाज में कहा कि करोड़ों लोगों की जुबान बनने के बावजूद भोजपुरी आज भी अपने हक और सम्मान का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद, विधानसभा और विधान परिषद तक भोजपुरी से जुड़े चेहरे पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका, जो बेहद अफसोस और चिंता की बात है। आज के समय में महिलाएं घर बैठे आत्मनिर्भर बन रही हैं। कई कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को पैकिंग, डेटा एंट्री, सिलाई और क्राफ्ट जैसे कार्यों के लिए घर बैठे रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस कार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महिलाएं अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने खाली समय में काम कर सकती हैं। योग्य और इच्छुक महिलाएं अपनी इच्छानुसार और कौशल के आधार पर इस क्षेत्र से जुड़ सकती हैं। सही मेहनत और लगन से काम करके महिलाएं आसानी से हर महीने 30,000 रुपए तक की शानदार कमाई कर सकती हैं। बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विकास परियोजनाओं में
शामिल पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य भर में प्रस्तावित 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में सबसे पहले पटना के पास बनने वाली पाटलिपुत्र टाउनशिप को विकसित किया जाएगा। इसके लिए विकास योजना 2047 के प्रारूप की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक भी तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है, जिससे भूस्वामियों और निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। पटना में मेट्रो निर्माण के दौरान लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बेली रोड नेहरू पथ को एक स्थानों पर चौड़ा किया जाएगा, ताकि मेट्रो निर्माण के दौरान भी वाहनों की आवाजाही सुचारू बनी रहे और लोगों को घंटों जाम में न फंसना पड़े। इस संबंध में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। शनिवार को पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो परियोजना विकास का प्रतीक है, लेकिन इसके कारण आम लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां भी जरूरत हो वहां सड़क का चौड़ीकरण किया जाए और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक प्रभावित न हो। कुटीर उद्योगों ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इसी कड़ी में अगरबत्ती पैकिंग का कार्य महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक बेहतरीन और सरल माध्यम बन गया है। अनेक महिलाएं घर बैठे ही इस कार्य से जुड़कर हर महीने लगभग 40,000 रुपए तक का मुनाफा कमा रही हैं। कम लागत, आसान प्रक्रिया और घर के कामों के साथ इसे आसानी से करने की सुविधा के कारण यह महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। स्थानीय बाजारों और लघु उद्योगों के सहयोग से महिलाओं की यह आत्मनिर्भरता समाज में एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश कर रही है। राजधानी पटना के बापू सभागार में शनिवार को अभिनेता आशुतोष राणा के चर्चित नाटक हमारे राम का मंचन हुआ, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम से ज्यादा चर्चा दो सियासी चेहरों की मौजूदगी और उनकी सीटिंग को लेकर होती रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद नेता तेज प्रताप यादव दोनों पहुंचे, लेकिन दोनों के बीच बना एक दिलचस्प घटनाक्रम पूरे आयोजन का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंच पर पहुंचे और एक दीप प्रज्वलित कर नाटक का शुभारंभ किया। इसके बाद जब उनके लिए मुख्य अतिथि की कुर्सी आरक्षित थी, तब उन्होंने वहां बैठने के बजाय सभागार में आम दर्शकों के बीच जाकर अपनी सीट चुन ली। हालांकि नाटक शुरू होने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम से निकल गए। बढ़ती महंगाई के बीच खुदरा सब्जी का कारोबार छोटे व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शहर के स्थानीय बाजारों में सब्जी खरीद बिक्री का काम करने वाले विक्रेता अपनी मेहनत के दम पर रोजाना अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार थोक मंडी से हरी सब्जियां लाकर खुदरा भाव में बेचने पर मूल पूंजी लागत निकालने के बाद प्रतिदिन औसतन 1,200 रुपए तक का शुद्ध मुनाफा मिल रहा है। सुबह की कड़ी मेहनत, ताजे सब्जियों की सही मांग और उचित प्रबंधन से इस क्षेत्र में आजीविका चलाना बेहद आसान और लाभप्रद होता जा रहा है। बिहार में रियल एस्टेट सेक्टर को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कामकाज पर राज्य सरकार की सीधी निगरानी रहेगी। रेरा की पूरी कार्यप्रणाली को राज्य सरकार के डिजिटल डैशबोर्ड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, जिससे लंबित मामलों, शिकायतों और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे घर खरीदारों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी न्याय मिल सकेगा। राजधानी के पास रहने वाले रामू ने अपनी मेहनत मजदूरी की गाड़ी कमाई से कभी एक सिंगल टोटो खरीदा था। उनके पास संसाधन कम थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। ईमानदारी और अटूट लगन के बल पर उन्होंने अपने इस छोटे से सफर की शुरुआत की। आज उनकी यह छोटी सी शुरुआत एक बड़े व्यवसाय में बदल चुकी है। रामू के पास वर्तमान में कुल 0 टोटो का बेड़ा फ्लीट है, जिनका संचालन वे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इससे उन्हें हर महीने लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। रामू की यह प्रेरणादायक कहानी आज के युवाओं के लिए एक मिसाल है कि सच्ची लगन से फर्श से अर्श तक पहुंचा जा सकता है। मुंगेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी होने से पहले बीडीओ रश्मि भारती ने मेहरना पंचायत में लाभुकों के आवास का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान 13 निर्धारित मानकों के आधार पर कड़ाई से जांच की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों को इस योजना से बाहर करना और केवल पात्र व जरूरतमंद लाभार्थियों को ही पक्का मकान मिलना सुनिश्चित करना था। प्रशासन की इस सख्त और पारदर्शी कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मच गया है और योजना के सही क्रियान्वयन की उम्मीद बढ़ गई है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षक छात्र अनुपात के मानक के दरभंगा जिले में 3000 से अधिक शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल से संदेश मिलने के बाद शिक्षकों में स्थानांतरण को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरप्लस शिक्षकों में पहली से 5वीं कक्षा के 1600 से अधिक, अकेले शहर में 800, प्लस 2 के 400, 9वीं 10वीं के 154 और मध्य विद्यालयों के 900 से अधिक शिक्षक शामिल हैं। विडंबना यह है कि कई प्लस 2 स्कूलों में विषय के इकलौते शिक्षकों को भी सरप्लस दिखा दिया गया है, जिससे असमंजस की स्थिति है। सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर चुका राजद आने वाले दिनों में और आक्रामक रुख अपनाएगा। नीट यूजी प्रकरण में एनडीए को बैकफुट पर मानकर चल रहे राजद का हौसला बुलंद है। बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम से उसकी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। चर्चा है कि परिणाम के कुछ दिन बाद आंदोलन के तीसरे चरण की घोषणा होगी। पहले प्रखंड और फिर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद अब गिरफ्तारी देने तक का अगला चरण हो सकता है, जिसका संकेत प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल दे चुके हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के मुद्दों पर राजद लगातार एनडीए को घेर रहा है। पटना आपातकालीन सेवा डायल -112 के पुलिसकर्मी अब सड़क दुर्घटना के बाद घायलों और उनके स्वजन को निःशुल्क उपचार कराने के लिए नजदीकी अस्पताल की जानकारी भी देंगे। यह उपचार पीएम राहत योजना के अंतर्गत कैशलेस होगा, जिसके तहत 1.5 लाख तक के उपचार की सुविधा है। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने में बिहार के लोग पीछे हैं। इसका बड़ा कारण जानकारी का अभाव है। अभी तक राज्य में महज 82 व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत कैशलेस नकदी रहित उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के बीच अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए डायल ए दबार के पुलिसकर्मियों को यह टास्क सौंपा गया है। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिवहर दौरे के दौरान स्पष्ट किया कि राज्य में आगामी पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराए जाएंगे। परिसीमन का कार्य संपन्न होते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मंत्री ने शिवहर में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में 17 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण चल रहा है और 49 को स्वीकृति मिली है। इनमें से 15 भवन तैयार हैं, जिनमें 11 में आरटीपीएस और 7 में आधार रिडैक्टेड सेवा संचालित है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 7810 लाइटें लगाई जा चुकी हैं। पटना के लोक भवन में नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिहार में लागू कफ सिरप बंदी कानून पर कहा कि आजकल बिहार के लोग अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों पर अधिक जाते हैं, जहां कफ सिरप बंदी लागू नहीं है, और कुछ लोग पूजा के बहाने वहां कफ सिरप का सेवन भी करते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बिहार में कफ सिरप बंदी के बावजूद कुछ लोग छिपकर कफ सिरप पीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कफ सिरप बंदी कानून से राज्य के लोगों को व्यापक लाभ मिला है और सरकार इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शोभा ओहटकर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वह पदभार संभालने की तारीख से अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। अपने कड़े स्वभाव के कारण वह हंटरवाली के रूप में लंबे समय तक चर्चित रहीं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग हुई। इसके बाद अब काउंटिंग की बारी है। 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव में खड़े 25 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक ईएन कॉलेज में कला भवन में काउंटिंग के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ईवीएम को 3 लेयर की सुरक्षा के साथ रखा गया है। 25 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। साथ ही 20 अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। 3 शिफ्ट में कुल 100 जवानों तैनाती है। हर एक शिफ्ट में एक डीएसपी को लगाया गया है। इसके अलावा मतगणना के जगह पर सिर्फ अधिकृत अधिकारियों, कर्मियों और प्रत्याशियों को जाने की अनुमति होगी। बिहार के नवस्थापित 211 डिग्री कॉलेजों में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग बीएसयूएससी ने शनिवार को अंतिम परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ श्रेणीवार कट ऑफ अंक भी जारी किए हैं। कुल 2532 पदों में से 2498 पदों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है।
असम के शिवसागर जिले में 19 जुलाई को आई भीषण बाढ़ ने कुछ ही घंटों में कई गांवों को पानी में डुबो दिया। घर, दुकानें और सड़कें जलमग्न हो गईं, जबकि सैकड़ों लोग अपने घरों की छतों, मचान और पेड़ों पर फंस गए। ऐसे मुश्किल समय में गांव के कुछ लोगों ने सरकारी मदद का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी 6 देसी नावों के सारे 5 गांवों के 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। गया जी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 16 दिवसीय मगध इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर 2026 का भव्य उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने संयुक्त रूप से किया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और कलाकारों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक बेहतर बाजार और उचित मूल्य उपलब्ध कराना है। पटना जिले के बिक्रम प्रखंड स्थित नगहर के देव इंटरनेशनल स्कूल परिसर में रविवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा अध्यक्ष अवनीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निजी विद्यालयों के अधिकारों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रशासनिक मुद्दों पर सभी संचालकों व प्राचार्यों को एक मंच पर लाकर एकजुट रणनीति तैयार करना रहा। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली रुचिका सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रुचिका सिंह हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रुचिका सिंह कहती हुई दिखाई दे रही है कि मैं सिर्फ 15 साल की हूं, बहुत वह माफी के लायक नहीं है, मैंने बहुत सी गलत बातें कही हैं। उसने अपनी गलती को पहली और आखिरी गलती बताते हुए देशवासियों से क्षमा मांगी। वीडियो में वह कहती है कि उसे अपने किए पर शर्मिंदगी है और वह खुद को भी नहीं देख पा रही है। उसने लोगों से उसे माफ करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर साझा की गई अपनी नई रील के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और उसमें इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह कुछ शरारती बच्चों ने ऐसी भद्दी और अशोभनीय जुबान का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ही नहीं बल्कि उनकी स्वर्गीय माता के लिए भी अपमानजनक शब्द कहे गए, जिसका स्वरूप बेहद अफसोसनाक था। जेब से निकला मुड़ा तुड़ा नोट, उस पर लिखा मोबाइल नंबर, कोने पर लगी स्टेपल, पर्स में ठूंस कर रखा गंदा नोट या टेप से चिपकाया गया फटा नोट, ये नजारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आम लोगों की यही छोटी छोटी लापरवाहियां देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में 62.13 अरब नोट घिसने, फटने और गंदे होने की वजह से चलन से बाहर करने पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग नोटों को संभाल कर रखें तो उनकी उम्र चढ़ सकती है और नए नोट छापने पर होने वाला भारी सरकारी खर्च भी कम किया जा सकता है। पटना के प्रसिद्ध दादी जी मंदिर परिसर में मारवाड़ी युवा उमंग द्वारा सावन महोत्सव का भव्य और भव्यतापूर्ण आयोजन किया गया। भक्ति और सांस्कृतिक उल्लास से सराबोर इस उत्सव में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे मंदिर परिसर को हरे भरे पत्तों, फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया था, जिससे वातावरण पूरी तरह सावन के रंग में रंगा नजर आया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पटना की मेयर सीता साहू ने शिरकत की। कार्यक्रम में नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार छोटू सिंह, मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष अश्वनी सहित शहर के कई प्रबुद्ध व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजक समिति सफारा सभी अतिथियों का पारंपरिक अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के सिलसिले में रविवार को पहली बार पटना पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे और फिल्म के सह अभिनेता करण देओल भी मौजूद रहे। देशभक्ति फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता के पहली बार बिहार आगमन को लेकर उनके प्रशंसकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। पटना प्रवास के दौरान सनी देओल और करण देओल ने पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। डॉक्टर संजीव कुमार ने दोनों कलाकारों का अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर पारंपरिक एवं आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान उनके बीच समाज, संस्कृति, राष्ट्रहित और विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई।
पटना डेहरी हाइफन डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ विमल कुमार की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने दिवंगत अधिकारी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन और हर संभव मदद करेगी। पटना जिले के बख्तियारपुर में खाकी के नशे में धुत पुलिसकर्मियों की बर्बरता का मामला सामने आया है। एक चाय विक्रेता द्वारा चाय पीने के बाद जब अपना बकाया पैसा मांगा गया तो पुलिसकर्मी आपा खो बैठे। उन्होंने न केवल दुकानदार के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की, बल्कि अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही उक्त सिपाही के अन्य पुलिसकर्मी साथी भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों ने मिलकर चाय विक्रेता को सरेआम पीटना और धकी आना शुरू कर दिया। दबंगई दिखाते हुए वे पीड़ित दुकानदार को गालियां देते और घसीटते हुए अपने साथ ले गए, जिससे इलाके के व्यापारियों में दहशत फैल गई।